हेलो एवरीवन, माय नेम इज कामिनी सिंह और आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस पेपर क्लास 9th का, जो कि हम ऑलरेडी कर रहे हैं। पार्ट 1 और 2 आ चुका है इसका, जिसमें कि हमने 24 ईच क्वेश्चंस किए हैं सेक्शन ए और बी में से। आज हम सॉल्व करेंगे सेक्शन सी को। ये पार्ट 3 है वीडियो का। पार्ट 1 और 2 आपको आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वो देख सकते हैं। ये एमसीक्यू सीरीज का पार्ट है, बिकॉज आप जानते हैं कि इस बार सभी क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म में पूछे जा रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन सी है ये। पहले इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। भाग स यानी कि सेक्शन सी में केस वाले क्वेश्चंस मिलेंगे, यानी कि केसेस कुछ दिए हुए हैं और उन पर बेस्ड 4 क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पर 3 केसेस हैं, उन पर बेस्ड 4 क्वेश्चंस हैं, यानी कि टोटल हो गए 12 क्वेश्चंस। ये है 49 से लेकर 60 क्वेश्चन नंबर तक। इनमें से आपको सिर्फ 10 क्वेश्चंस करने हैं और शुरू में अटेम्प्ट किए गए 10 क्वेश्चन ही इवेलुएट होंगे। फॉर एग्जांपल आपने 12 के 12 क्वेश्चन किए, तो लास्ट के जो 2 क्वेश्चन है, चाहे वो सही भी हो, वो इवेलुएट नहीं किए जाएंगे। यानी कि आपको करना क्या है, अगर आपको 10 क्वेश्चंस कोई भी आते हैं, बीच में से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, उसे छोड़ दीजिए, ताकि ये 2 क्वेश्चन चेक ना हो और ये 10 क्वेश्चंस चेक हो। तो 10 तो आपको करने ही है, जिसमें आप श्योर हो पहले वो करिए और उसके बाद फिर आप देखिए कि आप और क्वेश्चंस कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम केसेस पढ़ेंगे। ये केस नंबर 1 है और उन्हीं पर बेस्ड 4 क्वेश्चंस है। वैसे उन्हीं पर बेस्ड एज एन, जैसे आपका हिंदी इंग्लिश में आता है कि पैराग्राफ में ही आपको आंसर मिल जाए, ऐसा नहीं है। ये इसी पर बेस्ड है, उन पर आधारित है। जो इसमें दिया गया है उससे रिलेटेड है, बट एग्जैक्टली वही नहीं है। The concentration of a solution is the amount of solute present per unit volume और पर यूनिट मास ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि जो कॉन्सेंट्रेशन होता है सॉल्यूशन का, विलयन की जो सांद्रता होती है, वो किस किस पर आधारित होती है? सोल्यूट पर, और वो कितने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का मतलब समझिए, सॉल्यूशन पूरा होता है, इसमें सॉल्वेंट और सोल्यूट दोनों आएंगे। इसमें सॉल्वेंट और सोल्यूट मिलाकर, यानी कि ऊपर हम लेते हैं सोल्यूट को और नीचे लेते हैं पूरे सॉल्यूशन को, यानी कि सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को मिलाकर लेते हैं। solubility of a solution increases with the increase in the temperature। यानी कि जब हम किसी सोल्यूट को मिक्स कर रहे हैं सॉल्वेंट में, उसकी solubility बढ़ती जाएगी, घुलनशीलता बढ़ती जाएगी। किसके साथ? तापमान की वृद्धि के साथ। जैसे जैसे आप उसको गर्म करते जाइए, आप उसमें और सोल्यूट मिक्स कर सकते हैं। ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट के टाइम एक बच्चे ने क्या किया, उसने 50 ग्राम शुगर डिसॉल्व की। शुगर यानी कि चीनी, 350 ग्राम पानी में, नॉर्मल टेम्परेचर पर। concentration of a solution can be expressed by mass percentage। यानी कि mass by mass percentage, परसेंटेज जहां भी आएगा वहां 100, यहाँ पर ये थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, ये मल्टीप्लाइड बाय 100 होगा। मतलब मास ऑफ सोल्यूट लेते हैं अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन लेते हैं इनटू 100 करते हैं। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा? मास बाय मास परसेंटेज, कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा सोल्यूशन का। ठीक है, यही सेम चीज हिंदी में भी दी हुई है कि यहाँ पर मल्टीप्लाई आएगा, 100 के रूप में व्यक्त किया जाता है क्या? विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलयन का द्रव्यमान इनटू 100 के रूप में क्या प्रदर्शित किया जाता है? विलयन की सांद्रता। अब देखिए पहला क्वेश्चन इसके बेसिस पर, विच इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ सोल्यूशन। यानी कि निम्नलिखित में से विलयन का घटक कौन सा नहीं है। तो हम बार बार कह रहे हैं सोल्यूट, सॉल्वेंट, ये दोनों तो घटक हैं। ठीक है, तो सोल्यूट और सॉल्वेंट तो घटक हैं। डिस्पर्स्ड फेज जो है ये घटक नहीं है, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। ये किसका घटक है? ये कोलॉइड का घटक है। कोलॉइड सॉल्यूशन जो आपने पढ़े हैं उसका घटक है डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्स्ड मीडियम। तो यहाँ पर देखिए विलयन का घटक विलेय भी है और विलायक भी है। चीनी और पानी के केस में ये चीनी जो है ये विलेय हो जाती है और पानी जो है वो विलायक हो जाता है, और ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? सॉल्यूशन बना रहे हैं या फिर विलयन बना रहे हैं हिंदी में। आई होप आपको समझ में आया हो ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 50,
शुगर सॉल्यूशन इज अ, यानी कि अभी हमने बात की शुगर का सॉल्यूशन, चीनी और पानी का घोल जो है वो एक सॉल्यूशन हो गया, विलयन हो गया। ये क्या है? सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। तो बिल्कुल शुगर क्या होती है? शुगर सॉलिड होता है यानी कि ठोस होता है, और पानी जो है यानी कि वाटर जो है वो क्या हो गया? द्रव्य हो गया यानी कि लिक्विड हो गया। तो हमारा फर्स्ट आंसर ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। फर्स्ट ठोस और द्रव्य का मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 51, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन, यानी कि विलयन की सांद्रता के लिए कौन सा कथन सही है इनमें से? अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम, तो बिल्कुल यही है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम, यही होती है सांद्रता। अभी हमने देखा था, पैराग्राफ में ही दिया हुआ था, ये हमें डायरेक्टली पैराग्राफ से मिल सकता है। सोल्यूट यानी कि प्रति इकाई आयतन में मौजूद विलेय की मात्रा, ऊपर हम विलेय लेंगे, मैंने अभी बताया आपको, विलेय यानी कि सोल्यूट, इसका मास लेंगे या वॉल्यूम लेंगे जो भी हम ले रहे हैं, और नीचे हम सॉल्यूशन का मास लेंगे और इनटू करेंगे 100 से, यही हमारा कॉन्सेंट्रेशन आता है। क्वेश्चन नंबर 52, वेरी गुड क्वेश्चन। Which is the concentration of the solution prepared by student during the above experiment? तो अभी आपको क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, मैं बता देती हूँ। सांद्रता पूछी है, ठीक है, हमें फॉर्मूला पता है, अभी अभी हमने बात की है, तीनों क्वेश्चंस में ही फॉर्मूले की बात की है। तो उसने क्या किया था, 50 ग्राम ऑफ शुगर लिया था, चीनी ली थी, और 350 ग्राम ऑफ पानी लिया था यानी कि वाटर लिया था, ठीक है। ये था क्वेश्चन। अब हमसे पूछ रहा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, तो पहले हम फॉर्मूला लिख लेंगे। फॉर्मूला क्या है? मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो यहां पर देखिए, मास ऑफ सोल्यूट तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, दैट इंप्लाइज 50, ये लिख लिया। अब मास ऑफ सॉल्यूशन बोला है, तो सॉल्यूशन में सोल्यूट और सॉल्वेंट यानी कि विलेय और विलायक दोनों ही आएंगे, 50 प्लस 350 इनटू 100, ठीक है। अब क्या हो गया, ये 50 अपॉन में ये इसको प्लस करेंगे तो आएगा 400, ये कट जाएगा इससे और इससे, ये भी कट जाएगा, ये हो जाएगा 8 इंटू 100, मतलब ये बन गया हमारा 1/8 इंटू 100। जब हम इसको 1/8 को सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, 0.125 इंटू 100, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करना है तो ये 2 डेसिमल आगे हो जाएंगे, 12.5। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी, 12.5%। आई होप आपको ये समझ में आया हो। हमें यहाँ पर सोल्यूशन लेना है और हमें दिया हुआ था सिर्फ सोल्यूट का अलग, सॉल्वेंट का अलग, तो सोल्यूट हमने ऊपर यूज कर लिया। सोल्यूशन के लिए हमें सॉल्वेंट और सोल्यूट दोनों को ऐड करना होगा। केस 2, केस 2 देखते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ये तो हमें पता है। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तभी हमारा जो त्वरण है वो कैसे आता है, v माइनस यू अपॉन में t, यानी कि शुरुआती वेग माइनस अंतिम वेग अपॉन में समय, तो हमारा ये आता है, मतलब जब वेग में कुछ परिवर्तन होगा तभी त्वरण आएगा। एक विद्यार्थी ने एक धागे का टुकड़ा लिया और उसके एक छोर पर एक पत्थर बांध दिया, ठीक है। एक स्टूडेंट है, इसने क्या किया, एक नॉट टाई की एक स्टोन के साथ, और इसने इसको घुमाना शुरू किया। ही मूव्स द स्टोन टू डिस्क्राइब अ सर्कुलर पाथ, ये गोल गोल पाथ दिख रहा है आपको, तो ये सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड, ठीक है, स्पीड कांस्टेंट है, बाय होल्डिंग द थ्रेड एट द अदर एंड एंड रिलीज्ड इट एज शोन इन द गिवन पिक्चर। और थोड़ी देर बाद इसने अपने हाथ से वो छोड़ दिया। आप लोग बचपन में खेला होगा आपने इस तरीके से। दर्शाए गए चित्र के अनुसार उसने धागे के दूसरे छोर को पकड़कर पत्थर के वृत्तीय पथ यानी कि गोल तरीके से पर नियत चाल में घुमाया और पत्थर सहित उसे छोड़ दिया, ठीक है। ये हमारा केस है, आई होप समझ में आया, बहुत ही इजी है। इसके बाद अब हम इसके बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, acceleration is a scalar quantity, vector quantity, always negative, always positive। तो हमें पता है, पहले लास्ट वाले दो हम एड्रेस कर लेते हैं। ये v, ये u होगा हमारा इनिशियल और ये फाइनल। तो यहाँ पर हो सकता है 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही हो और यहाँ 10 मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से आए, फॉर एग्जाम्पल।
तो ये v माइनस u हो जाएगा, क्या होगा अपॉन में t, कुछ समय लेगी, v है 10, u है 5 अपॉन में t, तो ये पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, मे बी ये उल्टा हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ 15 और ये, तो क्या हो जाएगा ये v माइनस u अपॉन में t, ये हो गया फाइनल क्या है 10 और इनिशियल क्या है 15, तो ये हो गया माइनस, ये नेगेटिव में, मतलब ये दोनों तो पॉसिबल हैं। ठीक है, अब ये ऑलवेज बोला, मतलब हमेशा पॉजिटिव नहीं होगा, हमेशा नेगेटिव नहीं होगा, तो ये तो हमारे आंसर नहीं होंगे। ठीक है, अब स्केलर क्वांटिटी या फिर अदिश राशि क्या होती है, हमने पिछली वीडियो में देखा था जब हमने स्पीड की बात की थी, चाल की बात की थी। तो अदिश राशि वे होती हैं जिसमें हम सिर्फ मैग्नीट्यूड को लेते हैं, यानी कि सिर्फ नंबर्स को लेते हैं, डायरेक्शन नहीं देखते हैं। लेकिन एक्सेलरेशन के केस में ऐसा नहीं है, हम क्या करते हैं, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, बी ऑप्शन सही है, सदिश राशि है, इसमें हम नंबर भी लेते हैं और इसमें हम डायरेक्शन भी देखते हैं। और डायरेक्शन क्यों देखते हैं, क्योंकि इसमें वेलोसिटी इन्वॉल्व है, स्पीड और वेलोसिटी में एक ही अंतर होता है, स्पीड में हम डायरेक्शन नहीं देखते हैं, वेलोसिटी में हम डायरेक्शन देखते हैं। तो ये हमारी एक्सेलरेशन जो है वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, ऐसे ही वेलोसिटी भी सदिश राशि है। ठीक है, वेलोसिटी यानी कि वेग भी सदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं, द मोशन ऑफ एन एथलीट इन अ सर्कुलर पाथ, यानी कि एक धावक है जो कि वृत्तीय पथ पर गमन कर रहा है, इसका किस तरीके का ये जो गति है वो दर्शा रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट तो बिल्कुल नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है उसका। देखिए, अगर वो वृत्तीय पथ पर दौड़ रहा है, मतलब हर एक समय में उसका दिशा बदल रही है, डायरेक्शन बदल रही है, तो इसका मतलब अगर वो बराबर गति से भी दौड़े तो एक्सेलरेट तो कर रहा है, क्यों उसका जो वेग है वो परिवर्तित हो रहा है हर समय पे, क्योंकि वेग में दिशा हम देखते हैं, अगर दिशा में परिवर्तन हो, चाहे उसकी जो स्पीड है उसमें परिवर्तन हो, तो दोनों केस में वेग में तो परिवर्तन हो रहा है। मतलब अगर दिशा बदल रही है तो ये त्वरित गति से चल रहा है, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगर कोई भी चीज, चाहे वो धावक हो, चाहे कोई इंसान हो, चाहे कोई जानवर हो, कोई भी अगर सर्कुलर पाथ में वृत्तीय पथ पर गमन कर रहा है तो एक्सेलरेट तो कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि दिशा हर वक्त बदल रही है, हर क्षण बदल रही है दिशा, चाहे उसकी स्पीड सेम हो तब भी। क्वेश्चन नंबर 55, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द थ्रेड व्हेन इट इज रिलीज्ड इन द अबव एक्टिविटी, यानी कि जब वो जो बच्चा है उसके हाथ में वो जो धागा था, अगर वो उसे घुमाते वक्त किसी भी क्षण छोड़ दे तो उसकी दिशा किधर होगी। देखिए, आप इस तरीके से ये घुमा रहा था, मान लो उसने इस जगह पे छोड़ा, तो ये क्या होगा, ये सीधे जाएगी। आपको अपने एक्सपीरियंस से पता होगा कि आप जब भी मान लीजिए इस दिशा में छोड़ेगा तो ये यहाँ जाएगी सीधे, यहाँ छोड़ोगे तो यहाँ जाएगी, यहाँ छोड़ेगा तो यहाँ जाएगी। ठीक है, जहां पर भी आपने छोड़ा, जिस भी दिशा में वो घूम रहा होगा उसी में वो, इधर छोड़ा तो इधर से सीधे निकलेगी वो। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं, इन द अबव, ऊपर की ओर तो बिल्कुल भी नहीं जाएगी, अलोंग अ स्ट्रेट लाइन टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ, बिल्कुल बी, वृत्तीय पथ पर स्पर्शी के अनुदिश सरल रेखीय पथ पर, यानी कि ये देखिए टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट ऐसी लाइन होती है जो कि आपके सर्कल को काट कर जाती है लेकिन उससे सिर्फ एक जगह पर छूती है, इस तरीके की लाइन जो है इसे हम टेंजेंट कहते हैं। तो इसी टेंजेंट वाले ही डायरेक्शन में वो सीधा चला जाएगा, जो कि मैंने अभी आपको बताया, इसको हम स्पर्शी बोलते हैं टेंजेंट को हिंदी में, उसी रास्ते में वो जाएगा, डाउनवर्ड्स भी नहीं होगा, नीचे की ओर भी नहीं जाएगा, इन एनी डायरेक्शन, किसी भी दिशा में जाए ऐसा तो नहीं है। जब हम उसे छोड़ेंगे तो जिस पॉइंट पर छोड़ेंगे उसी में वो सीधी लाइन पर चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन बिकॉज, अब देखिए यहाँ पर तो सीधा सीधा आपका काम ही आसान कर दिया। अगर आप इससे पहले वाला 54 क्वेश्चन देखें और 56, तो 54 का आंसर आपको 56 में मिल जाएगा, क्योंकि इसमें सीधा कह दिया कि सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड मोशन होता है। ठीक है, तो आपका काम सीधा आसान हो गया। क्यों होता है, अब इसमें ये पूछ लिया है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली, जरूरी तो नहीं है,
मान लीजिए कोई धावक दौड़ रहा है, ये समान गति से दौड़ रहा हो, तो जरूरी नहीं है कि वेग में परिवर्तन हो रहा है हमेशा, नहीं, ये गलत है। अगला, डायरेक्शन ऑफ द मोशन रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब दिशा हमेशा एक जैसी है, तो दिशा तो बिल्कुल एक जैसी नहीं है, हर वक्त बदल रही है, तो ये भी गलत हो गया, गति की दिशा स्थिर रहती है। डायरेक्शन ऑफ मोशन इज चेंजिंग कंटिन्यूअसली, जो दिशा है वो हर वक्त बदल रही है, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। केस नंबर 3, बहुत ही इजी सा केस है, बायोलॉजी के जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही इजी पूछे हुए हैं आपके पूरे पेपर में। देखिए, ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू, जो रुधिर है वो एक संयोजी ऊतक होता है, विच हैज अ फ्लूइड लिक्विड मैट्रिक्स, जिसमें द्रव्य तरल मैट्रिक्स होता है, जिसे हम प्लाज्मा के नाम से जानते हैं। विच आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स, उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट जो है वो सस्पेंडेड होती हैं, उसी में निलंबित होती हैं, यानी कि इस तरीके से मान लीजिए ये रुधिर है, तो यहाँ पर ये तरल पदार्थ है प्लाज्मा, और इसमें ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी तैर रही हैं, निलंबित है, ठीक है। आगे, द प्लाज्मा कंटेन्स प्रोटीन्स, प्लाज्मा में और भी चीजें हैं, प्रोटीन, सॉल्ट, हार्मोन, यानी कि रुधिर में और भी चीजें हैं, गैस, हार्मोन है, लवण है और प्रोटीन है। ब्लड फ्लोज, ब्लड फ्लो करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, एंड ट्रांसपोर्ट्स, यानी कि वो अपने साथ क्या ले जा रहा है, गैसों को, न्यूट्रिएंट्स को, हार्मोन्स को और वेस्ट मटेरियल को, क्योंकि ब्लड का काम क्या है, कनेक्ट करना, और ये पूरी बॉडी को एक दूसरे से कनेक्ट कर रहा है, तो ये क्या ट्रांसपोर्ट करता है, गैसों को, न्यूट्रिएंट्स को, हार्मोन्स को और वेस्ट मटेरियल को। हिंदी में देख लेते हैं, गैस, पोषक तत्व, हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थ, जो भी हम मतलब पच नहीं पाए हैं ठीक से, जो वेस्ट मटेरियल है हमारी बॉडी में, उसको भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम ब्लड ही करता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57, विच सेल प्रोवाइड्स अस इम्यूनिटी, बहुत ही आसान सवाल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, डब्ल्यूबीसी, यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स। ये जो सेल्स हैं ये हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं, मतलब बीमारियों से लड़ने की क्षमता देती हैं। नेक्स्ट, प्लेटलेट्स हेल्प इन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक छोटी सी लाइन में दे दिया है एनसीईआरटी में, और आप में भी उस पर ध्यान भी देना है। प्लेटलेट क्या करते हैं, ब्लड कोगुलेशन, रक्त का थक्का बनाने में मदद करते हैं। जब आपको चोट लग जाती है तो आपके जो काला काला एक थक्का जैसा बन जाता है, वो प्लेटलेट की मदद से ही बनता है, जो आपके ब्लड में होता है। अगर ये नहीं होंगे तो क्या होगा, आपका पूरा खून बह जाएगा, है ना, और आप कमजोर हो सकते हैं, आपकी मृत्यु हो सकती है, तो उससे बचाने के लिए प्लेटलेट वहां पर होती है, जो कि रक्त का थक्का जमाने में मदद करती है। क्वेश्चन नंबर 59, कार्बन डाइऑक्साइड दैट प्रोड्यूसेस इन आवर बॉडी ट्रांसपोर्टेड बाय विच, देखिए जब हमारे सेल्स जो हैं, कोशिकाएं जो हैं खाना बना रही होती हैं, तो उसमें ऑक्सीजन का इस्तेमाल करती हैं वो, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ती हैं, ठीक है। तो ये वेस्ट मटेरियल है जो कि हमारे शरीर से बाहर जाना चाहिए। अब ये किसकी मदद से ट्रांसपोर्ट होता है, तो ये ब्लड की मदद से होता है, ये तो हमें पता है, लेकिन ब्लड के जितने पार्ट्स हैं उनमें से किसकी मदद से हो रहा है, तो ये आरबीसी की मदद से। आरबीसी हैं लाल रक्त कणिकाएं या फिर रेड ब्लड सेल्स, और इससे O2 यानी कि ऑक्सीजन बॉडी में आ रही है, और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से लेकर जा रहे हैं हम लंग्स के पास, दोनों ही काम आरबीसी ही करती है, ये बाइंड करती है, यानी कि आरबीसी जो है ये गोल गोल होती है, ये O2 के साथ बाइंड कर लेगी या फिर CO2 के साथ बाइंड कर लेगी, मतलब उसके साथ चिपक जाएगी और उसे लेकर जहां उसे पहुंचाना है उस तक पहुंचाएगी। क्वेश्चन नंबर 60, एवरी कनेक्टिव टिश्यू हैव, सारी कनेक्टिव टिश्यूज यानी कि जितनी संयोजी ऊतक है सब में क्या चीज कॉमन है, तो मैट्रिक्स, अभी हमने देखा ब्लड में मैट्रिक्स होती है, अगर आप याद करें टेंडेंस को, यानी कि स्नायु कंडरा जितने भी हैं, लिगामेंट्स को, आपने सब में पढ़ा है कि सब में मैट्रिक्स तो होती है, तो ये तो है आंसर। अब देख लेते हैं आगे, सेल्स आर लूजली स्पेस्ड, बिल्कुल, टेंडेंट्स, लिगामेंट्स, कार्टिलेज, बोन्स, इसमें जितनी भी सेल्स हैं ये लूजली स्पेस्ड हैं, दूर दूर हैं, तो ये भी है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस इन अ बॉडी जरूरी नहीं है, ये बिल्कुल जरूरी नहीं। टेंडेंस और लिगामेंट्स क्या कर रही हैं, जोड़ने का काम कर रही हैं मसल्स को बोन से या फिर बोन को बोन से, तो ये ट्रांसपोर्ट नहीं कर रही हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ए और बी
दोनों। आई होप आपको सारे ही क्वेश्चन समझ में आए। अगर नहीं आए तो आप कमेंट करके जरूर पूछिए। दैट वाज इट फॉर द टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। अगर लाइक किया आपने, वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा या फिर अपने क्वेश्चंस पूछें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी 9th स्टैंडर्ड में है और इस बार एमसीक्यू बेस्ड पेपर देने वाले हैं फर्स्ट टाइम। और सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल को ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। थैंक यू।